भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। एनडीए में औपचारिक रूप से शामिल हुई आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कहा, अब की बार एनडीए 400 पार। पाकिस्तान की संसद में आज होगा प्रधानमंत्री पद का चुनाव। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपीपी के संयुक्त प्रत्याशी शहबाज शरीफ है सबसे प्रबल दावेदार। गाजा में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पहली बार विमान से मदद पहुंचाई। संघर्ष से प्रभावित नागरिकों के लिए अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने खाद्य सामग्री के हजारों पैकेट किए एयर ड्रॉप। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जारी है बरसात। रामबन और बनिहाल के बीच कई हिस्सों में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मन। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। 195 उम्मीदवारों की सूची में 28 महिलाओं और 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया। भाजपा की सूची में अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और पिछड़ा वर्ग के 57 उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा की पहली सूची में उत्तर प्रदेश के 51, पश्चिम बंगाल से 26, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरल से 12, साथ ही तेलंगाना से 9, असम की 14 में से 11, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11, दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा से 1, त्रिपुरा से 1, अंडमान निकोबार से 1 और दमन और दीव से 1 उम्मीदवार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली सूची में सभी वर्गों और जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57। ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क
नजर आएगा। हेलो बेटा। पापा आप कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। तो भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वाराणसी के अलावा दिल्ली और गांधीनगर में भी भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाया। जम्मू में भी भाजपा समर्थकों ने जुगल किशोर शर्मा को प्रत्याशी घोषित करने पर जश्न मनाया। केरल के तिरुवनंतपुरम में राजीव चंद्रशेखर को प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा, तो वहीं लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली। और इस बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो उनके एनडीए परिवार में शामिल होने के निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वो प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में विकसित भारत की यात्रा उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और अब की बार एनडीए 400 पार करेगा। और अब बात देश में रेलवे की, जिसका तेजी से विकास हो रहा है। इसमें अमृत भारत स्टेशन योजना भी मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार है। देश भर में रेलवे स्टेशन के विकास, आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के करोड़ों रेल यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन का विकास होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशन का पुनर्विकास करना है। इसके तहत स्टेशन भवनों के डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होंगे। उदाहरण के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन में राजस्थान के हवा महल और आमेर किले से मिलते जुलते बनाए जाएंगे। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में अगले सप्ताह एक नया बेस आईएनएस जटायु बनाने जा रही है। भारतीय नौसेना 6 मार्च को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में मिनिकॉय में आईएनएस जटायु के रूप में नौसैनिक टुकड़ी को शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आईएनएस जटायु रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आईएनएस जटायु की स्थापना द्वीपों में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय की स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में नौसेना ऑफिसर इन चीफ लक्षद्वीप की परिचालन कमान के तहत की गई थी।
घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में लोग भोजन पर कम पैसे खर्च रहे हैं, जिसमें अच्छी खबर यह है कि लोगों के खर्च योग्य आय में वृद्धि हो रही है, जिससे अनेक क्षेत्रों में खर्च किया जा सकता है। सर्वेक्षण ये भी दर्शाता है कि ग्रामीण आजीविका में सुधार हुआ, खासकर सबसे कम आयु वर्ग के लिए। ग्रामीण और शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के बीच का अंतर कम हुआ। ये 2022-23 में घटकर 71% हो गया, जो 2011-12 में 84% और 2004-5 में 90% से अधिक था। सर्वेक्षण में कहा गया कि ग्रामीण परिवार भी अपनी आय के हिस्से के रूप में शहरी परिवारों की तुलना में प्रोटीन से संबंधित वस्तुओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं। ये सभी सकारात्मक परिणाम मुफ्त खाद्यान्न, ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक अध्ययन में पाया गया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की 10,000 की पहली किश्त से हर लाभार्थी को वार्षिक आय में 23,460 की वृद्धि हुई। इस योजना ने कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित सड़क विक्रेताओं को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया। इसकी वजह से अब तक 60 लाख से ज्यादा प्रथम अवधि ऋण बांटे गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को 1 जून 2020 को शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसाय के लिए बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा देना था। शुरुआत में एक लाभार्थी 10,000 रुपये तक का लाभ उठा सकता है। इसके पुनर्भुगतान पर 20,000 रुपये का लाभ मिलेगा। दूसरे ऋण को चुकाने के बाद लाभार्थी 50,000 रुपये के तीसरे ऋण के लिए आवेदन करने का हकदार है। प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल के आंकड़ों से ये पता चलता है कि योजना के तहत अब तक 60 लाख से ज्यादा पहली बार के ऋण, 16 लाख से ज्यादा दूसरी बार के ऋण और 2.43 लाख लाभार्थियों को तीसरी बार ऋण बांटे गए हैं। और अब बात भारतीय बिजली क्षेत्र की, जिसमें बीते 10 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। यह क्षेत्र आज एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसने उद्योग के दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित किया। भारत में बिजली उद्योग का भविष्य उज्जवल है और निरंतर आर्थिक विकास भारत में बिजली की मांग को बढ़ा रहा है। देखिए रिपोर्ट। भारत में बिजली क्षेत्र में बीते 10 सालों में कई बदलाव देखे गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार के सभी के लिए बिजली हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने से देश में क्षमता वृद्धि में भी तेजी आई है। सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 1,94,394 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर बिजली क्षेत्र को बिजली की कमी से बिजली की अधिकता वाले क्षेत्र में बदल दिया है। बिजली उत्पादन की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 4,26,132 मेगावाट है। आज पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता 2015 में 12 घंटे से बढ़कर 20.6 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.8 घंटे तक बढ़ गई है। सभी के लिए किफायती एलईडी यानी उजाला योजना, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी 2015 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उजाला योजना के तहत पारंपरिक बल्बों की जगह एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट्स और बिजली बचाने वाले पंखे दिए जा रहे हैं। अब तक पूरे भारत में 36.86 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 48.39 बिलियन kWh की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है। स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी 2015 को पूरे भारत में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब तक इस कार्यक्रम ने पूरे भारत में यूएलबी और ग्राम पंचायतों में 1.30 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। भारत में बिजली की कमी 2014 में लगभग 4.5% थी, जो आज घटकर 1% से भी कम रह गई है। बीते 19 महीनों में ही 29 मिलियन घरों में बिजली पहुंचाते हुए मोदी सरकार ने सार्वभौमिक बिजली की पहुंच सुनिश्चित की है। सरकार ने लगभग 194 गीगावाट बिजली क्षमता भी बढ़ाई है, जिसमें से लगभग 107 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा है। बीते 10 सालों में लाखों किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण किया गया है, जिसने पूरे देश को एक आवृत्ति पर एक ग्रिड में जोड़ा है, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ग्रिड बन गया है। 2014 में अधिकतम मांग 130 गीगावाट के आसपास थी, जबकि आज ये 243 गीगावाट के आसपास है।
2030 तक बिजली की अधिकतम मांग 400 गीगावाट को पार करने की उम्मीद है, जो कि अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि का संकेत है। पिछले वर्ष मांग 9% की दर से बढ़ी और इस वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। साथ ही 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता को भी भारत पार कर जाएगा। फिलहाल पहले से ही 7 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन बनाने की भारत की योजना है। तो कह सकते हैं कि भारत का पावर सेक्टर बीते 10 सालों में कई सुधारों के साथ ही घर घर को रोशन कर रहा है और एक उज्जवल भविष्य की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी पहल के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस और नमो भारत जैसी स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स ने रेलवे का कायाकल्प किया, तो वहीं सड़क परिवहन के क्षेत्र में भी पिछले 10 वर्षों में बड़े बदलाव की बदौलत देश स्पीड और स्केल की राह पर फर्राटे भरते हुए नजर आने लगा है। जिसकी कभी कल्पना की जाती थी वो आज सच हो रहा है और नए भारत में रेलवे और सड़क परिवहन विकास के नए पर्याय बनकर उभर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। रेलवे और सड़क परिवहन के कायाकल्प के लिए मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरा जोर लगाया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत इन दोनों क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हुई है, जिस वजह से देश स्पीड और स्केल की राह पर फर्राटा भरता नजर आने लगा है। पहले बार देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे की वंदे भारत और नमो भारत जैसी स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों से यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हो या फिर रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार और रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, पिछले 10 वर्षों में रेलवे ने चौतरफा प्रगति की है। पिछले 10 वर्षों में हाई स्पीड पर भारतीय रेलवे अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 2,52,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए। साथ ही 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर के तहत ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे और उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे का कार्यान्वयन, 40,000 पारंपरिक रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित कर किया जाएगा आधुनिकीकरण। भारतीय रेलवे द्वारा 31 जनवरी 2024 तक ब्रॉडगेज यानी बीजी विद्युतीकरण नेटवर्क वाले राज्यों को जोड़ते हुए 82 वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के लगभग 94% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ। स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के जरिए गति सीमा के भीतर और खराब मौसम में ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाने में मदद मिल रही है। यात्री सुविधाओं को पर्याप्त रूप से आधुनिक बनाने और रेलवे स्टेशनों की पहुंच और समावेशिता में सुधार लाने के उद्देश्य से देश भर में 1318 अमृत भारत स्टेशनों की पहचान कर 508 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी गई। 2014 में रेलवे 1058 मीट्रिक टन की माल ढुलाई किया करती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसमें भी नया कीर्तिमान बनाया है। 2023 में रेलवे ने 1512 मीट्रिक टन माल की ढुलाई की। वर्ष 2014 के बाद चारों राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को रेल कनेक्टिविटी प्रदान की गई, जबकि सिक्किम में भी कनेक्टिविटी प्रगति पर है। वर्ष 2014 तक 1 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं था। फिलहाल 2513 किलोमीटर चालू हो चुका है, जो करीब 90% है। 2015 से लगभग 23,000 पारंपरिक कोचों की जगह LHB कोच लाए गए, जिससे सफर सुरक्षित और सुविधाजनक हुआ। 2024 के जनवरी महीने में वर्ष दर वर्ष के आधार पर 6.5% की वृद्धि के साथ अब तक की सबसे अधिक
142.7 मिलियन टन की माल लदाई दर्ज की गई। इसके साथ ही यातायात हिस्सेदारी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला सड़क परिवहन भी एक प्रमुख साधन है। सड़क परिवहन देश में सामाजिक और आर्थिक एकीकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले 10 वर्षों में सड़क परिवहन क्षेत्र ने पकड़ी रफ्तार। भारत में लगभग 66.71 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 के 91,287 किलोमीटर से 60% बढ़कर वर्ष 2023 में 1,46,145 किलोमीटर हो गया। 4 लेन और उससे ऊपर के एनएच नेटवर्क की लंबाई 2014 में 18,371 किलोमीटर से 2.5 गुना से अधिक बढ़कर नवंबर 2023 में 46,720 किलोमीटर हो गई। 2014 से एनएच निर्माण की औसत गति 143% बढ़कर 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। 2014 से खर्च 9.4 गुना बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। भारतमाला योजना फेज 1 के तहत 34,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कॉरिडोर का निर्माण। हाई स्पीड सड़क गलियारे में भी 11 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में भी 93% की गिरावट आई है। पहले औसतन 12 मिनट से अधिक समय लगता था, अब महज 47 सेकंड में यात्री टोल प्लाजा पार करते हैं। मंत्रालय ने बजटीय आवंटन, जो 2013 और 14 में लगभग 31,130 करोड़ रुपए था, उसे 2023 और 24 में बढ़ाकर लगभग 2,76,351 करोड़ रुपए कर दिया है। वर्ष 2024 और 25 के लिए बजटीय आवंटन 2,78,000 करोड़ रुपए है। देश के विकास में कनेक्टिविटी के महत्व को समझते हुए मोदी सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं, जो रेलवे और सड़क परिवहन क्षेत्र को प्रगति के साथ गति प्रदान कर विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। भारत गिटहब पर डेवलपर समुदाय में 2027 तक पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म गिटहब पर अमेरिका अभी पहले नंबर पर है। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और सीईओ सत्य नडेला ने उम्मीद जताई कि भारत अगले 3 साल में पहले स्थान पर काबिज हो जाएगा। भारत वर्तमान में गिटहब पर सबसे अधिक उत्पादक एआई प्रोजेक्ट्स बनाने वाले शीर्ष 10 वैश्विक समुदायों में दूसरे स्थान पर है। गिटहब पर भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला उभरता हुआ बाजार है। भारत के 1,32,00,000 डेवलपर्स गिटहब पर है, जिसमें से 35 लाख अकेले 2023 में इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। माइक्रोसॉफ्ट कोड विदाउट बैरियर्स प्रोग्राम को इस महीने ही भारत में लॉन्च करने जा रहा है और इस प्रोग्राम के जरिए माइक्रोसॉफ्ट 2024 में भारत में 75,000 महिला डेवलपर्स को कौशल और प्रमाणन प्रदान करेगा। भारत में डेवलपर्स वैश्विक स्तर पर गिटहब पर जेनरेटिव एआई परियोजनाओं में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। इस निरंतर और महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ गिटहब का अनुमान है कि भारत 2027 तक कुल डेवलपर आबादी में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की और इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों को छत पर सौर प्रणाली प्रदान करना, बिजली बिल को कम करना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ये पहल न सिर्फ परिवारों के लिए वित्तीय बचत में सहायता करती है, बल्कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है। हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक साल में 4 चक्रीय मौसम है और हमारे पास लगभग 300 दिन के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य की रोशनी है, जिसके बेहतर इस्तेमाल से एक नई क्रांति आ सकती है। घरों, अन्य औद्योगिक और बॉयलर एप्लीकेशन में बिजली पैदा करने के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। होटल उद्योग, आवासीय समितियां भी सोलर हीटिंग को आसानी से अपना सकती हैं। गीजर को सोलर हीटर में बदलने से ग्रिड पर भार काफी हद तक कम हो जाएगा। आम धारणा के विपरीत सोलर हीटर धूप में मौसम बदलने के बावजूद साल भर गर्म पानी देते हैं। सरकारी सब्सिडी के साथ सोलर हीटर रियायती दरों पर उपलब्ध है। इन्हें स्थापित करना भी आसान है और उनकी मेंटेनेंस भी
ना के बराबर है। रूफटॉप सोलर यानी फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स बिजली के सस्ते विकल्प हैं। आरटीएस सिस्टम और ऑफ ग्रिड बैटरी के साथ स्टैंड अलोन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में ये उपलब्ध है। ऑफ ग्रिड आरटीएस का उपयोग उन इलाकों में किया जा सकता है जहां ग्रिड तक सप्लाई लाइन बिछाना मुश्किल है। सोलर हीटर और आरटीएस सिस्टम की स्थापना से न केवल हमारा वित्तीय बोझ कम होगा बल्कि हमारे पर्यावरण को संरक्षण मिल पाएगा। और इसलिए अब समय आ गया है कि हम रूफटॉप सोलर के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर ध्यान दें और इसे अपने घरों में रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए सरकार की मदद करें। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां खराब मौसम ने एक बार फिर आफत बनकर वो आया। रामबन और बनिहाल के बीच कई हिस्सों में भूस्खलन, कीचड़ और पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पहले ही बंद है। राजौरी के मनूर गाल इलाके में पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से मेटाडोर सवार 6 यात्री घायल हुए। पुंछ की मंडी में 2 और कठुआ में के बनी में 4 कच्चे मकान गिरे। तूफान से पुंछ क्षेत्र में एक स्कूल की छत उड़ गई, जबकि जम्मू संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रहे। संभाग के कई नदी नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रोहतांग क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली गई है। रोहतांग क्षेत्र में ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद इलाका बर्फ की चादर से ढका। इससे पहले मनाली में भी बर्फबारी हुई, वहां पर भी बर्फ से ढके हुए पर्यटन स्थल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बात पाकिस्तान की, जहां की संसद में आज प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे नेशनल असेंबली का सत्र शुरू होगा। नवाज शरीफ की पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पीपीपी पार्टी ने बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन किया। इस गठबंधन ने नवाज के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। वहीं इमरान खान के समर्थन वाले सांसद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी का हिस्सा है। उन्होंने इमरान खान के अप्रूवल के बाद उमर अयूब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार को 336 सदस्यीय सांसद में से 169 वोट प्राप्त करने होंगे। पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहित इसके सहयोगियों का दावा है कि उन्हें 200 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है। वहीं इमरान खान की पीटीआई समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 8 फरवरी के चुनाव में 93 सीटें जीती। इस बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार अयाज सादिक को कल नेशनल असेंबली के 22वें स्पीकर में चुना गया। स्पीकर का चुनाव गुप्तान तरीके से करवाया गया। बात टेक्सास की, जहां पैनहैंडल के जंगलों में बुधवार को आग लगी, जिसके बाद लोगों को प्रभावित क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। जंगल की आग ने राज्य के पशुपालन क्षेत्र में विनाश के निशान छोड़ दिए। टेक्सास A&M वन सेवा द्वारा प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़ों की वजह से 1 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि झुलस गई है। आपको बताएं कि आग ओक्लाहोमा के साथ राज्य की सीमा को पार करते हुए पैनहैंडल के पूर्व की ओर फैली, जिसके बाद कम से कम 2 लोगों की मौत हुई। दर्जनों घर जल गए और सैकड़ों वर्ग मील की जो चरागाह भूमि है वो झुलस गई। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।